Students, my name is Nasir Kaleem and today I am going to discuss the topic which is characteristics of living organism. Characteristics of living organisms. This topic is the first topic of chapter number 1 of first year. जी बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जहाँ तक बात की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी खसूसियात हैं वो इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 10th के जितने चैप्टर्स के नाम हैं वो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला करैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि उनके अंदर एक ख़ास तरतीब पाई जाती है, एक सीक्वेंस पाया जाता है। और ये सीक्वेंस आप सब बच्चे जानते हैं कि ये दरअसल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब इशारा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है, सेल्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसके पीछे वजह यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सेकंड जो करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ही कम्प्लेक्स होती है। अगर हम इंसान की बात कर लें तो ख़ाली इंसान की एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है they possess ability which is called growth। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ का अमल होता है। ग्रोथ की जहाँ तक बात की जाती है तो ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करें तो ये है irreversible increase in size with passage of time। increase in size with passage of time, this is called growth। चौथी करैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दरअसल 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो बार बार ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन, तो रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बच्चे जानते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्शन के जानिब जाएंगे। Reproduction is very necessary for the survival of a species, but it is not so necessary for the life of a living organism। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम एज अ होल पूरी एक स्पीशी के बारे में बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट करैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो ये है, अच्छा, रिप्रोडक्शन के आगे 2 टाइप्स भी आ जाती हैं। इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है और दूसरे नंबर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
और इसके अलावा बाइनरी फिशन भी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारी की सारी क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें एक और करेक्टर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल एंड कैरी आउट many chemical reactions and this phenomena is called metabolism। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और ये केमिकल प्रोसेसेस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टर है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दे हैव जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर करेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर करेक्टर्स। तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी उनके करेक्टर्स हैं वो उनके अंदर सेल्स के अंदर मौजूद जीन्स की वजह से हैं। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें एक और प्रोसेस होता है और वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस at equilibrium and this phenomena is called homeostasis। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर रखते हैं और इनकी ये खसूसियत क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और एबिलिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं किसके जवाब में, स्टिमुलाई के जवाब में। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान फंक्शनल लिंक को कहा जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सारी की सारी एक आखिरी इसके एक रह गई, वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, एक्वायर एनर्जी एंड ऑल्सो एबिलिटी टू यूज़ इट। तो आप सब बच्चे जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो फूड से लेते हैं। और फूड के अंदर एनर्जी किस शक्ल में स्टोर होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ल में स्टोर होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी एक्वायर करते हैं और उसको इस्तेमाल करने की भी सलाहियत रखते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो होप के बच्चों आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा आज के लेक्चर का। तो नेक्स्ट हम अगला टॉपिक इसको आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे ताकि कंटिन्यूटी से ये सारे लेक्चर्स तकमील पाते रहें और आप इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू।